ओके, चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आपको कैसे स्टडी को आगे कन्वे करना है या फिर आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करना है, उसके बारे में आपको बेसिक से थोड़ा सा कुछ बताऊंगी, तो प्लीज़ आप उसको नोट करना। चलिए, मैंने भी नोट कर रखा है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ओके, हाँ, तो क्या है कि सबसे पहले तो जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको डेली का डेली पूरा पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हम चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकालेंगे और वो क्वेश्चन की पीडीएफ हो या क्वेश्चंस हो वो हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से यदि आपका टॉपिक पढ़ के कंप्लीट होता है और उस टॉपिक का आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो उसके जो एमसीक्यू हैं, उस टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमने निकाले हैं वो आपको टेलीग्राम पर जाके सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है कि हाँ, सबसे पहले क्या करना है आपको कि आपको डेली डायरी आपको एक मेंटेन करनी है, ठीक है। अब वो कैसे कि चलिए, जैसे अभी हम चरक कर रहे हैं, आप चरक के साथ सुश्रुत भी पढ़ेंगे, बागभट्ट भी पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे अपने सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट करने होंगे। और हाँ, हमारे पास इसका रैपिड रिवीजन के लिए 6 मंथ ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पहले तो हम अपनी कोचिंग कर रहे होते हैं या फिर हम उतना सीरियस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपना एक डेली डायरी में ये नोट करना है कि हमें किस दिन कौन सा सब्जेक्ट और कितना पढ़ना है, ठीक है। जैसे हम एक दिन में लेके चले हैं फॉर एग्जांपल कि हमें आज चरक संहिता के 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। हाँ, अब आप कहेंगे कि मैम 5 चैप्टर की बात कर रही हैं, तो उसमें भी क्या है कि आपने जैसे एक बार आपने फर्स्ट रिवीजन किया तो उसमें आपका चरक संहिता का फर्स्ट चैप्टर में आपको हो सकता है कि पूरा दिन लग जाए, ठीक है। लेकिन आप धीरे धीरे यदि उसको पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम जब आप सेकंड बार उसका रिवीजन करेंगे तो हो सकता है वो चैप्टर आपका हाफ डे में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिर जब आप थर्ड टाइम करेंगे तो फिर आपके एक दिन में 5 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाते हैं, ओके। चलिए, तो आपको एक डेली डायरी मेंटेन करनी है जिसमें आपको सारी चीज़ें लिखनी है कि आज मुझे दिन में क्या क्या पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब देखें इसके बाद क्या है कि हाँ, हमें कंटिन्यूटी बना के रखनी है। ऐसा नहीं है कि आज हमने चरक पढ़ ली, हमने 4 दिन गोल कर दिया, फिर हम 5वें दिन पढ़ने बैठ गए, तो उसमें आपने जो 4 दिन पहले भी पढ़ा रखा था ना, वो भी कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। इसलिए हमें अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखनी है कि हाँ, आज मैंने पढ़ा है तो कल मुझे पढ़ना ही है, और पढ़ना ही है मैं ऐसा पढ़ना है कि जो मैंने कल पढ़ा था उसका भी एक बार तो रिवीजन कर लूँ। एक बार रिवीजन करने से चलो नहीं मैम नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारा हो जाता है, ठीक है, हम पेज तो पलट सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब मैम ने बोला कि पेज पलट सकते हैं तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिले हमें, जैसे अभी हम पढ़ेंगे, हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी जो कि हाँ वो पिन पॉइंट होंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगी कि ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बनता है, तो हमें क्या करना है कि जैसे हमें मिला कि वर्षा ऋतु में मधु का सेवन करते हैं, तो वो मधु वर्ड जो आया ना, वो पूरी ऋतुचर्या में मधु वर्ड इंपॉर्टेंट हमें लगा। हमने क्या किया कि जो मधु वर्ड है वो वर्षा ऋतुचर्या के साइड में ही लिख दिया, डन। ऐसे ही हमें जितने भी और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलेंगे हम उन्हें हमारी बुक के ऊपर भी थोड़ी सी जगह छुट्टी हुई होती है और नीचे भी हमारे पास खाली स्पेस होता है, तो हम या ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें। अब मैम ने बोला था कि वो आपको पेज पलटने हैं, तो अब पेज हम कैसे पलटेंगे कि हम जब वो पेज पलटेंगे तो हमें वो इम्पोर्टेंट जो हमें चीज़ें मिली थी वो हमें ऊपर और नीचे या राइट साइड हमें दिखती जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद अपन देखते हैं हाँ रैपिड रिवीजन, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड ट्रिक, जो भी मैं आपको बताऊंगी, जो कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ते टाइम लग रहा है कि ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है, या आपने क्वेश्चन लगाए हैं और वो टॉपिक आपको वहाँ मिल गया तो आपको उसको ऊपर या नीचे लिखना है, ठीक है। चलिए, अब क्या है, हाँ मैन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि हमें कोई भी चीज़ ऐसा लग रहा है कि यार यदि हम इसे वर्टिकल फॉर्म में या टेबल फॉर्म में लिख लेते तो ये हमें जल्दी याद हो जाता, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इनको लिखते जानी हैं, क्यों, क्योंकि जब और हाँ, अब हम मैम कैसे लिखें, अब या हम अलग से नोट्स बनाएं, तो या यदि आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इसके नोट्स बनाते जाना चाहिए, तो आप क्या करिए, एक छोटी सी डायरी मेंटेन करिए या एक छोटी सी कॉपी बनाइए, उसमें जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और या मैं इनको भूल जाता हूँ मैम,
क्या कि इम्पोर्टेंट तो सारा ही है, अब हमें क्या लग रहा है कि यार ये तो मुझे याद रह जाता है लेकिन मैं यहाँ से भूल जाता हूँ, अब क्या करें? तो उसके लिए हम एक छोटी सी कॉपी बना लें, ठीक है। तो क्या होगा, अब हम इतनी मोटी बुक तो पढ़ नहीं सकते हैं बार बार, लेकिन हम वो कॉपी को तो पेज पलटा सकते हैं, ठीक है। तो और सेकंड चीज़, हाँ, एक तो हमने कॉपी बना ली, या फिर आपको क्या करना है, जैसे हमें कुछ भी मिला कि हमें ये लिख लेना चाहिए था, अब हमारी बुक पे भी स्पेस नहीं है, तो उसको आप किसी भी पेज पे लिखो, वो पेज वहाँ पे ऐड करो जहाँ की हम उसे पढ़ रहे थे, ठीक है। ये जो आदतें आपकी बन जाएंगी, ये कंफर्म ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगी, ठीक है। और यदि आप इनमें नहीं बनाएंगे या फिर आप ठीक है ठीक है ठीक है करके चल जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देंगी, ठीक है। चलिए, हाँ, अब मैंने ये बुक का पेज क्यों लगाया है, तो ये बुक का पेज मैंने इसलिए लगाया है कि यदि ये जो पंडित काशीनाथ पांडे शास्त्री जी हैं या फिर गोरखनाथ चतुर्वेदी हैं, इनकी ये जो बुक है ना, इसमें जो विमर्श दिया हुआ है वो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। और फिर ये देखिए इसका फ्रंट पेज है, तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी इसी बुक से पढ़ें, ठीक है। हमने भी इसी बुक से पढ़ा था, ओके। चलिए, अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, अब मैं जल्दी से वहाँ आ जाती हूँ, ठीक है। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे कि हमारा चरक का हम पूरा इंट्रो देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर है हमारा, हम सबसे पहले इसका इंट्रो ही देखते हैं, इसके बाद हम कल से या नेक्स्ट क्लास से हम फर्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। चलिए, अब यदि आपके पास ये वाली बुक है तो आप एक मिनट, हाँ, तो मैं इसका पेज नंबर आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और जो भी चीज़ में जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो या तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगी, या फिर आप चैट के थ्रू मुझसे बता सकते हैं, ओके। चलिए, अब हम देखते हैं पेज नंबर 6, ठीक है। ये वो चैप्टर वाला पेज नंबर नहीं है, ये बुक का स्टार्टिंग वाला पेज नंबर है, ओके। चलो, हाँ, एक मिनट, चलो, अब अपन, हाँ, ये लिखा हुआ है सो आई एम आयुर्वेदा, ठीक है, मार्क करते जाएंगे। ये रेफरेंस हमें याद रखना है। सो आई एम आयुर्वेदा शाश्वतो निर्देश्यते अनादित्ववाद, ये आयुर्वेद के बारे में बताया गया है, यहाँ पे आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है, ठीक है। और ये कहाँ पर वर्णन है इसका, तो इसका वर्णन है चरक सूत्र 30 में। जिस दिन हम ये चैप्टर पढ़ेंगे उस दिन हम फिर से इसको देखेंगे, ओके। तो क्या है, सो आई एम आयुर्वेदा शाश्वतो निर्देश्यते अनादित्ववाद, ठीक है, स्वभावात नित्यत्ववात स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्व वाच्यत्यादि, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आयुर्वेद को शाश्वत बोला गया है। चलिए, अब अपन देखते हैं, हाँ, ये देखिए, ये गुड हैबिट्स होती हैं, है ना, कि मैं तो क्या पढ़ रही थी, रसशास्त्र पढ़ रही थी, तब जाके मुझे ये मिला कि अष्टमी का जो है वो शुक्ति को बोला गया है, षोडशी का पल को बोला गया है, अष्टमान कुड़प को बोला गया है, एंड अष्टपल ये शराब को बोला गया है, ओके। तो ये हैबिट्स आपकी होनी चाहिए, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि जो भी हमें लगता है कि हम भूल जाएंगे या फिर हमें इसको कहीं इकट्ठा लिख लेना चाहिए, तो ये लिखा होना चाहिए, ओके। हाँ, ये हैबिट्स आपको बहुत अच्छी जगह ले जाएंगी। तो आप भी जो भी आपको सिमिलर, हाँ, एक चीज़ और कि यदि आपको कुछ सिमिलर मिलता है, ठीक है, हम इतना सारे टॉपिक पढ़ेंगे, हम इतने सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसमें हमें लग रहा है कि यार ये तो वहाँ पे भी था, तो हमें क्या करना है कि हमें उन सभी चीज़ों को या तो अलग कॉपी पे एक जगह नोट कर लेना है, और क्या करना है साथ में कि जहाँ हमें जो चीज़ मिली थी हम पहले उसको पलटाएंगे कि यार हमें पहले कहाँ मिला था, तो उसको हम लाके और वहाँ पे लिखेंगे, ओके। चलिए, अब हम देखते हैं, हाँ, यहाँ पे शो अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम, ठीक है। हाँ, अब हम इसे ट्रिक से याद करेंगे, ओके। तो ट्रिक आपको वहाँ के वहाँ लिखते जानी है ताकि आप नेक्स्ट टाइम ना भूल पाएँ। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो कविराज गंगाधर राय थे, कविराज गंगाधर राय ने अपनी जो बुक थी जल्प कल्प तरु, ओके, मतलब उनकी जो टीका थी जल्प कल्प तरु, उसमें उन्होंने आयुर्वेद को अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम बोला है, ठीक है। अब आप पूछेंगे मैम इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है,
तो मैं वही आपसे कह रही हूँ, क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, लेकिन हम ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके हम आपको क्वेश्चन टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, चलिए। हाँ, अब क्या क्वेश्चन आएगा, तो इसमें ये आ सकता है कि जो आयुर्वेद है उसको अखिल शास्त्र द्रुम किसने कहा है। ठीक है, तो वो किसने कहा है, गंगाधर राय ने कहा है। और कहाँ पर कहा है, तो वो जल्पकल्प तरु में कहा है। ठीक है, चलिए अब हम इसे कैसे याद करें। तो ये देखिए कि गंगा का जल होता है ना, गंगा नदी, नदी में क्या होता है, जल। तो गंगा राय की बुक कौन सी है, जल्पकल्प तरु। ओके, और क्या है कि अब यहाँ पे है अखिल शास्त्र विद्या। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अखिल नाम का एक लड़का है, वो कहाँ नहाने जाता है, तो वो गंगा नदी में नहाने जाता है। और ऐसा भी हम मानते हैं कि जिसने गंगा नदी में नहा लिया उसने सारे फलों का प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो जो स्वल्प फलोदयत्ववाद भी बोला गया है। ओके, मैन इंपॉर्टेंट होता है आपका सो अखिल शास्त्र विद्या कल्प द्रुम। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाइए आप पेज नंबर 10। ओके, पेज नंबर हम कहाँ पर थे, ये वाला पेज नंबर था आपका 7, हमने 6 देखा, 7 देखा। अब आपको आना है पेज नंबर 10 पर। चलिए, अभी क्या है कि ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हम यहाँ से कवर कर रहे हैं। चलिए, हाँ, ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आती है। और अब इसमें आपको क्या करना है, आपको टेबल बनानी है। चलिए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो हाँ, यहाँ पे ये बोला है कि अपने जो वो होते हैं ना वैशेषिक पदार्थ, है ना, और जितने भी अपने पदार्थ हैं, पदार्थ इन द सेंस आपके सड़ पदार्थ, मतलब एक सेकंड, 1 मिनट, हाँ सॉरी, हमारे जो दर्शन है, ठीक है, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, ठीक है, तो उनसे यहाँ पर आचार्य चरक ने किसको किसमें प्रधानता देकर अपने चैप्टर्स बनाए हैं, उस बारे में यहाँ पे ये वर्णन है। ठीक है, तो क्या है कि जो सूत्र स्थान है, चलिए अब सबसे पहली बात आती है कि जो चरक है, चरक में कितने स्थान हैं, तो हम देखते हैं चरक में 8 स्थान है। ठीक है, चरक में 8 स्थान है। चलिए अब हम देखें कि पूर्वार्ध एंड उत्तरार्ध। ठीक है, तो पूर्वार्ध में हो जाते हैं आपके 5, उत्तरार्ध में होते हैं 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले सीक्वेंस से लिख लें उनको कि सबसे पहले आ जाता है आपका सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय। ओके, फिर आता है चिकित्सा, कल्प एंड सिद्धि। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पे देखें कि जो सूत्र स्थान है, सूत्र स्थान के सामने आप लिखेंगे वैशेषिक। ओके, अब आप आ जाएं सूत्र स्थान वैशेषिक। अब हम इसे कैसे याद करें, तो क्या है, चरक का जो सूत्र स्थान है वो सबसे फर्स्ट है, पहली बात ये हो गई। फिर सेकेंडरी कि मतलब चरक का जो सूत्र स्थान है वही तो सबसे ज़्यादा विशेष है ना। तो हमने कैसे याद किया कि जो चरक का सूत्र स्थान है वो विशेष है, वो फर्स्ट पर है, इसलिए वो विशेष है। ठीक है, चलिए अब हम देखें सेकंड में क्या आ जाता है आपका धर्मशास्त्र। ये किस में है, विमान में है। ठीक है, तो अब हम देखें 1 मिनट, हाँ ये देखिए यहाँ पे लिखा है अष्टमा इंद्रिय उपकर्मण्याश्य धर्मशास्त्रस्य। इसका मतलब है कि इंद्रिय स्थान है वो किससे है, तो वो धर्मशास्त्र पर है। ठीक है, अब हम इसे कैसे याद करें, सबसे पहले तो आपको इंद्रिय स्थान लिख के धर्मशास्त्र लिखना है। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो किसका कार्य करती हैं, वो धर्म का कार्य करती हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं विमान स्थान। तो विमान स्थान है न्याय दर्शन पर आधारित। तो विमान कब हम देखें कि जो न्याय होता है उसका कोई मान नहीं होता। ठीक है, ये ट्रिक ही आपको जब आप क्वेश्चन में 4 आपके ऑप्शन दिखते हैं ना, ये ट्रिक के थ्रू ही आप कंफर्म कर पाते हैं कि हाँ इसका यही आंसर है, आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक से या किसी न किसी चीज़ से कोरिलेट करके पढ़िए। क्योंकि क्या होता है, देखिए हम तो पेपर दे चुके हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है, जब हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं ना, तो हम ये लगता है यार हमने ये पढ़ा था कि ये पढ़ा था। ओके, फिर हम क्या करेंगे, हम अपना कोरिलेशन निकालेंगे, यार हमने तो इसको इससे कोरिलेट किया था। ओके, फिर हम जाके उसका सही आंसर चूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है,
और इसके साथ साथ मैं आपको बहुत अच्छे से ये भी बताऊं कि आपको पारी सॉल्व करनी है और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आ जाता है शारीर स्थान। तो शारीर स्थान संख्या पर है, तो हमारी शरीर की संख्या कितनी है? 1। तो हम संख्या में है ना शरीर, तो शारीर संख्या। ओके, फिर जो सिद्धि स्थान वेदांत। तो ऐसे याद कर लो कि वेदांत आपने जब वेदांत की 2 सिद्धि। ठीक है, चलो आपका ये टॉपिक हो गया है और आपको इसको वर्टिकल लिखना है और आपको सारी ट्रिक साइड में लिखते जाना है। चलिए अब अपन देखते हैं, पेज नंबर आपका है ये 11। ओके, अब यहाँ पे प्राणाभिसर, हाँ ये देखिए शंख मर्मोत्रयम। देखो अभी हम यहाँ पे इनको देख लेते हैं, बाकी जब हम ये चैप्टर्स पढ़ेंगे तब तो हम इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ही। ठीक है, या फिर आप इसको भी यहाँ से छोड़ो, यहाँ ये लिखा हुआ है कि चरक शारीरशात मर्मत्रय ना लिखकर अलग अलग नाम लिखे हैं। शंख नहीं माना है, मांस ना भी माना है। ये यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि जो चरक ने अपना 29 चैप्टर है, ठीक है, वहाँ पे 10 प्राणायतन बताए हैं और चरक शारीर में भी उनने चरक शारीरशात में भी 10 प्राणायतनों का वर्णन किया है। तो वहाँ पे उन्होंने मर्मत्रय लिखा है और चरक शारीरशात में मर्मत्रय नहीं लिखा है। ओके, ये जब हम वहाँ से पढ़ेंगे हम इन्हें बहुत अच्छे से समझ लेंगे। चलिए अब अपन देखते हैं ये चीज़ पेज नंबर 15 पर है। हाँ, यहाँ पर क्या है, ये आपको अलग अलग टॉपिक में मिलेंगे, अलग अलग चैप्टर्स में मिलेंगे, तो हम उनको कन्फ्यूज़न में जाएंगे या फिर हम उनको, वही मैं कह रही हूँ कि हमें इकट्ठा लिखना है। इन्होंने भी वही किया है कि जो चरक सूत्र 26 है वहाँ पे बने चैत्र रथे रम्मे। ठीक है, ये क्या है, चरक सूत्र जो 26 है उसमें रस के लिए संभाषा हुई थी। ठीक है, तो वो कहाँ हुई थी? वो बने चैत्र रथे रम्मे में हुई थी, है ना। अब चलो, अब हमें बने चैत्र रथे, अब हमें क्वेश्चन आ जाता है कि रस की जो है वो कहाँ पर हुआ। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास ये कम से कम 6 से 7 चीज़ें हैं, तो हम इसे कैसे याद रखें? चलो अब मैं इसको बताती हूँ। रस है, ओके, एंड यहाँ पे रथ है। ठीक है, रस रथ, ओके। चल अब अपन देखते हैं कि जो सिद्ध विद्याधरा कीर्णे कैलास नंद उपमे। ठीक है, कैलास नंद उपमम में किस पे चर्चा हुई थी? तो वहाँ पे हुई थी उदर रोग पर। ठीक है, अब हम इसे फिर याद कैसे करें कि कैलाश नाम का एक लड़का है। ठीक है, अब कैलाश नंदन यदि आपसे पूछा गया है, यदि उसमें उपमेय नहीं आया तो फिर देखो उपमेय से अपन ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि यदि उपमेय वर्ड आया तो उदर रोग हो गया, उपमा उदर रोग। ठीक है, अब यदि आपसे केवल कैलाश नंदन पूछ लिया, फिर हम कैसे याद करें कि कैलाश नाम का क्या है, एक लड़का है, उसका देखो अभी हम देखेंगे। देखो अब आपको यहाँ पे 2 चीज़ें सिमिलर दिख रही होंगी। ठीक है, एक आ गया आपका कैलाश नंद उपमेय, एक आ गया आपका कैलाश किन्नरा कीर्णे। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे करें? अब मैम हम तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं क्यों? क्योंकि कैलाश नाम का क्या है, लड़का है। ठीक है, उसका पेट है और उसके पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन अब आ गया कैलाश किन्नरा कीर्णे, तो हम अब इसे कैसे याद करें मैम? तो फिर यहाँ पे क्या होगा, विसर्प। अब विसर्प को हम लेंगे केवल सर्प। ठीक है, सर्प क्या है, हम बोलते हैं ना नाग है, नागिन है, नहीं, वो क्या है, किन्नर है। ठीक है, तो जो विसर्प की चर्चा हुई थी वो कहाँ पे हुई है, कैलाश किन्नरा कीर्णे। और पेट में दर्द किसके हो रहा था, वो कैलाश के में हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि कैलाश एक लड़का है। ठीक है, और नहीं तो फिर यदि दोनों में से बहुत कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, हम नंदन नाम भी रख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिस तरीके से फिर आपको याद हो आप वहाँ पे नोट कर लेना कि यदि हमारे पेट में दर्द होता है और हम कहीं पे बहुत इंजॉय करने, आनंद करने जा रहे होते हैं, यदि पेट में दर्द होना बहुत छोटी बात है ना, तो हम आनंद नहीं कर पाते। ठीक है, तो नंदन उपमा में किस में आया है, उदर रोग में आया है। चलिए अब आप ये तो सोचते होंगे मैम एक ही बात को इतनी बार क्यों बता रही हैं? मैम एक ही बात को इतनी बार इसलिए बता रही हैं क्योंकि ना जब मतलब जब वहाँ क्वेश्चन आता है और हमें पता होता है कि हमारे पास टाइम लिमिट है। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत कम है, लेकिन हमारे पास टाइम लिमिट है। ठीक है,
तो यदि कैलासी नंदन से भी यदि आपको ये याद आ गया ना कि उदर रोग पे आनंद नहीं कर पा रहे थे, आप फट से आनंद वाला लगा दोगे। ठीक है, अब जैसे वहाँ आया कैलासी किन्नर अकीर्णे, तो आप तुरंत हिट होगा कि किन्नर कौन था, सर्प था। ठीक है, इसीलिए चलिए अब हम देखें जनपद मंडले पंचाल क्षेत्रे। ठीक है, यहाँ पे जनपदों ध्वंस हुआ था, है ना। जनपदों ध्वंस के बारे में बात कहाँ हुई है, पंचाल क्षेत्र में। तो अब कैसे याद करें, तो आपको पता है पांचाली। ठीक है, पांचाली के कारण ही पूरा ध्वंस हो गया था। ठीक है, यदि वो पांचाली से गलत व्यवहार नहीं करते तो कुछ नहीं होता, लेकिन पांचाली के कारण ही इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी और सारी चीज़ें ध्वंस हो गई थी। तो जनपद ध्वंस कहाँ आया, पंचाल क्षेत्र में। ओके, चलिए अब हम देखते हैं पंचगंगे पुनर्वसु। यहाँ पे क्या हुआ था, रक्तपित्त। ठीक है, तो अब गंगा है तो हम बोलते हैं ना खून की गंगा बह गई। ओके, तो रक्तपित्त की क्या हो गया, गंगा बह गई। ठीक है, रक्त। ओके, चलिए अब हम देखें हिमपता पार्श्वे, क्या है, अतिसार। तो क्या होता है हमारे, जब पार्श्व में पैन होता है तभी तो अतिसार है ना, पार्श्वे से अतिसार है। लेकिन उदर रोग में क्या था, देखो फिर कंफ्यूजन हुआ। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे जो पार्श्वे है इससे हम उदर रोग भी तो लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। यदि हम उसे अलग अलग करके डिफाइन करके ना पढ़ें तो बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन हम क्या करें कि हम ऐसे ही याद करें कि उधर में यदि पीड़ा है तो हम कहीं पे भी इंजॉयमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, और पार्श्वे या फिर हम ऐसे भी याद करें कि अतिसार का रोगी पार्श्व मतलब उस जो पार्श्व पीड़ा है ना, तो वो अतिसार में है। ओके, चलिए अब आता है आपका पुण्य हिमवता पार्श्व सुर सेविता। चलिए ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये केवल रेफरेंस के क्वेश्चन है कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा वाला जो श्लोक आता है वो आपका चरक सूत्र फर्स्ट में है। ठीक है, यहाँ पे ये आयु की परिभाषा है, ये नित्यगत अनुबंधन पर्याय आयु उचित है। और फिर हाँ फिर क्या हिताहितम सुखमायुतस्य, तो आपको ये चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से पता होंगी, हम 4 साल पढ़ चुके हैं कि इनका जो रेफरेंस है या जो परिभाषा कहना चाहिए वो कहाँ आया, चैप्टर नंबर फर्स्ट में आए हैं। लेकिन इनके जो डिटेल वर्णन है वो कहाँ पर आए हैं, तो वो चैप्टर नंबर 30 में आए हैं। ओके, हम जब वहाँ से पढ़ेंगे बहुत क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि हाँ अब ये आपके क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि संसार की प्राचीनतम पुस्तक। अब जो मैंने आपसे बोला था ना कि आपको एक अलग छोटी सी कॉपी बनानी है ना, और उसमें ये चीज़ें लिखते जानी है कि संसार की जो प्राचीनतम पुस्तक है वो क्या है, ऋग्वेद है। फिर क्या आया, आयुर्वेद अथर्ववेद का ही उपवेद माना जाता है। ठीक है, अभी तक तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि जो हमारा आयुर्वेद है वो किसका उपवेद माना है, वो अथर्ववेद का अथर्ववेद का उपवेद माना है। अभी हम इसमें हम देखेंगे, या फिर ये हिस्ट्री का टॉपिक है कि किस मतलब अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माना है। ठीक है, चलिए जब हम इसको वहाँ पढ़ेंगे हम वहीं देखेंगे। ओके, जैसे मैं आपको एक तो बता ही दूँ कि जो चरण व्यू हैं, ठीक है, उन्होंने ऋग्वेद को अथर्ववेद का मतलब आयुर्वेद का वो माना है। ठीक है, मतलब आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना है ना। वही है, यदि आप होल स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं मूल ग्रंथ के संदर्भ में। अब हम देखें कि जो चरक श्रेष्ठता का जो क्रम है ना, तो चरक चिकित्सके, शुश्रूषारीर, अष्टांग हृदय का सूत्र एंड माधव का निदान, ये क्या है, श्रेष्ठ है। और मोस्टली टाइम यदि हम रेफरेंस की बात करें, जैसे हम कंफ्यूज होते हैं, चलिए जैसे कोई चिकित्सा का क्वेश्चन आता है और उसमें आपके जो आचार हैं वो मेंशन नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन आया कि कोई भी क्वेश्चन मान लो, अब उसमें ये नहीं लिखा कि चरक के अकॉर्डिंग, कि सुश्रुत के, कि अष्टांग के, कि माधव के। ठीक है, कुछ नहीं, चलिए हम ज्वर से क्वेश्चन ले लेते हैं कि ज्वर में कितने दिन बाद घृतपान करना चाहिए। अब ना उन्होंने वहाँ चरक लिखा न सुश्रुत लिखा, तो हम क्या करें, तो फिर जो चिकित्सा के जो क्वेश्चंस हैं वही है, जैसे श्रेष्ठ बोला गया है तो इसकी प्रायोरिटी भी चरक से ही जाएगी। शारीर का कोई भी टॉपिक है तो सूत्र से सुश्रुत से जाएगा। सूत्र स्थान का यदि कोई में से अष्टांग के लिए तो रेफरेंस ही देते हैं वो, है ना, और माधव निदान, है ना। चलिए
अब क्या बोला है कि जैसे कि पूर्व वर्णन में कहा गया है कि आज उपलब्ध आयुर्वेदीय संहिताओं में चरक संहिता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें चिकित्सा विज्ञान के मौलिक तत्वों का जितना उत्तम विवेचन किया गया है उतना अन्यत्र नहीं है। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान के मौलिक तत्व है ना। फिर इसी से प्राचीन विद्वानों ने भी कहा है चरकस्तु चिकित्सके। इसके अतिरिक्त इस सूत्र में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, इन आस्तिक दर्शनों के साथ चार्वाक आदि नास्तिक दर्शनों और परोक्ष रूप से व्याकरण आदि वेदांगों का भी संकलन इस सुंदरता से किया गया है। अभी जितने भी दर्शन थे वो अभी हम वैसे भी देख के आ चुके हैं वहाँ पे। ओके, चलो, केवल इस ग्रंथ के विधिवत अध्ययन से अनेक विषयों में परिचय ही नहीं, उनसे प्रौढ़ी भी प्राप्त की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि यदि हम, और ये चीज़ तो हम बहुत अच्छे से जानते भी हैं, कि यदि हम पूरी चरक ही पूरा ढंग से पढ़ लें तो जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं, वो हम कवर कर सकते हैं। ओके, और क्या बोला है, इसके एक एक सूत्र का विवेचन कर अनेक ग्रंथों का निर्माण किया जा सकता है। महर्षि कल्प, श्वानाम धन्य, कविराज गंगाधर जी सेन ने इस ग्रंथ की जल्प कल्पतरु नामक टीका के आरंभ में इसे अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम कहा है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने चरक संहिता को अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम कहा है और कहाँ पर कहा है? ओके, चलिए, तो हम देख के भी आ चुके हैं। अब आप निकालिए पेज नंबर 19। ओके, हाँ, यदि आप लोग कहेंगे तो ये PDF जो हैं हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा सकते हैं। चलिए, अब क्या है कि ब्रह्मा से प्रजापति ने, अब ये क्या आ गया, आयुर्वेद का अवतरण। ठीक है, हमारे YouTube पे आयुर्वेद के अवतरण की ट्रिक लिखी हुई है, आप वहाँ से उसको देख लेंगे। क्या है कि ब्रह्मा से प्रजापति ने, प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने, उनसे इंद्र ने, और इंद्र से भरद्वाज ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। फिर भरद्वाज ने आयुर्वेद के प्रभाव से दीर्घ, सुखी और आरोग्य जीवन प्राप्त कर ऋषियों से उसका प्रचार किया। एक बात, यदि मैंने बोल दिया आपसे कि हमारे YouTube चैनल पर ही आयुर्वेद के अवतरण की पूरी ट्रिक विथ डिकोडेड करके उसमें पूरा आपको नोट्स फॉर्म में ही लिखा दिया गया है, तो ये टॉपिक आपका जैसे ही मैं बोलूँ कि क्लास ऑफ है, इसके बाद तुरंत ही आपको जाके वो ट्रिक वहाँ से लिख के यहाँ पे उसको लगा देनी है। ओके, आपको क्लास छोड़ने के बाद आपको उठ के नहीं भागना है। ठीक है, आपको तुरंत जो काम बोले गए हैं वो आपको तुरंत ही करने हैं, है ना। चलिए, क्या बोला है भरद्वाज ने, हाँ, कि ये किससे कैसे आए हैं, तो मैं आपको इसकी ट्रिक तो बता ही देती हूँ। चल ब्रह्मा 10 अश्विनी इंद्र भैया आए। ठीक है, आप वहाँ से उसको डिकोडेड कर लें। चलो, अब अपन देखते हैं भरद्वाज। अब जो भरद्वाज हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आयुर्वेदा में। क्यों? क्योंकि देवलोक, हमें पता है कि जो सबसे पहले जो आयुर्वेद लिखा हुआ है वो किसने लिखा है? ब्रह्मा ने। अब ब्रह्मा तो भगवान है ना, अब धरती पे कैसे आया, भूलोक पे कैसे आया? तो जो भरद्वाज है, इनने इंद्र से, इंद्र भी भगवान है, इन्होंने इंद्र से आयुर्वेद को ग्रहण किया और उसको ग्रहण करके फिर भूमि लोक पर कौन लेके आए? तो भूमि लोक पर भरद्वाज जी लेके आए। ठीक है, चलिए, इंद्र से आयुर्वेद का अध्ययन कर मनुष्य लोक में, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, भूलोक पर सर्वप्रथम आयुर्वेद की रचना किसने की थी? ठीक है, क्यों? क्योंकि अब क्वेश्चन आया कि आयुर्वेद की सर्वप्रथम रचना किसने की, तो आंसर ब्रह्मा चला गया। अब आप आ गया कि सर्वप्रथम भूलोक पे कौन लेके आया, तो वो तो फिर भरद्वाज जी आए ना। इसीलिए इंद्र से आयुर्वेद का अध्ययन कर मनुष्य लोक में उसका प्रचार करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति यही हैं। और हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि क्वेश्चन चरक का आया था लेकिन लगा सुश्रुत का दिए, या सुश्रुत का आया था तो जल्दी जल्दी में चरक का रेफरेंस का लगा दिए। ठीक है, इसलिए चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है। चलिए, इंद्र से आयुर्वेद का अध्ययन कर मनुष्य लोक में उसका प्रचार करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति यही हैं। इसी प्रकार व्याकरण शास्त्र प्रथम ज्ञाता और प्रचारक के रूप में इनका वर्णन शाक्टायन ने किया है, यथाचार्या। चलिए, अब हमें इसी कोई मतलब नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए, हमारा थ्योरी पेपर तो है नहीं, हमें मैन पॉइंट्स देखने हैं। भरद्वाज के पिताजी कौन है? बृहस्पति हैं, एंड माता है ममता। चलिए, ज्वर आदि रोगों की उत्पत्ति त्रेता युग से मध्य में हुई।
अब क्वेश्चन आया कि ज्वर आदि रोगों की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, तो वो कब से है, वो त्रेता युग से है। अब हम कैसे याद करें, चलो बता देते हैं कि हम क्या लिखते हैं, ज्वर लिखते हैं, चलो और क्या लिखते हैं, त्रेता। ठीक है, सबसे पहले 4 युग हम याद कराएंगे आपको, STD के, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। अब चलो हमें मिल गया त्रेता। अब ऐसा तो किसी और में था नहीं, सतयुग भी लिख के देख लो, सतयुग त्रेता, त्रा में ही आगे है ना। फिर इसके बाद आ गया आपका द्वापर एंड कलयुग, तो जा भी वर्ड से आगे की साइड है एंड आपका ये भी मात्रा से आगे की साइड है। आया समझ, ये जा एंड ये त्रा। ठीक है, तो ज्वर आदि। और ये ट्रिक, अब आप कहोगे मैम ये ट्रिक्स तो हम भूल जाएंगे, नहीं भूलते। ठीक है, हमने भी याद किए हैं, नहीं भूलते। बस बात ये होती है कि आप उसे याद करते रहें, है ना, क्वेश्चंस लगाते रहें, तो वो ट्रिक कभी नहीं भूलते। चलिए अब हम देखते हैं कि पुनर्वसु आत्रेय कितने, अब जो संपूर्ण चरक संहिता है उसमें जो पुनर्वसु आत्रेय हैं वो 13 उसमें है। कृष्ण आत्रेय नहीं, पुनर्वसु आत्रेय का वर्णन है वो 13 चैप्टर है ना, आप 13 चैप्टर लिख लें। कृष्ण आत्रेय उनका वर्णन 11वें चैप्टर में आया है, वो 13वें में है, ये 11वें में आया है। और इसका जो भिक्षु आत्रेय है उसका जो वर्ड है, उसका मतलब जो भिक्षु आत्रेय नामक, हाँ ये जो वर्ड है ना, मतलब भिक्षु आत्रेय का जो वर्णन है वो 25वें चैप्टर में है सूत्र स्थान के। कृष्ण आत्रेय का 11वें चैप्टर में, पुनर्वसु आत्रेय का 13वें चैप्टर में। चलिए अब यहाँ पे कृष्ण आत्रेय को भी उसमें है कि कृष्ण भगवान एक से एक काम करते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं आत्रेय। अभी हम देख के आए थे वो अपने भरद्वाज जी। अब हम आते हैं आत्रेय जी। आत्रेय क्योंकि आत्रेय जी हैं जिन्होंने अग्निवेश को ज्ञान दिया और अग्निवेश ने अपनी संहिता अग्निवेश लिखी, जिसको आज हम चरक संहिता रूप से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके आत्रेय। तो यह ब्रह्मा के अयोनिज पुत्र देवर्षि अत्रि के पुत्र थे। ठीक है, इनके पिता कौन हो गए, अत्रि हो गए। फिर ये अग्निवेश तंत्र के रचयिता अग्निवेश एवं उनके सहपाठी जो भेल हैं, भेड़ नहीं है वो भेल है, आदि के गुरु थे। चलिए अब हमने वो ट्रिक याद की थी कि चल ब्रह्मा 10 अश्विनी इंद्र भैया आए, हम आए मतलब आत्रेय पर आ गए। अब आत्रेय के भी जो 6 शिष्य हैं उसी ट्रिक में आपको उनके नाम भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो अग्निवेश के साथ जो सहपाठी में जो भेल आदि 6 शिष्य इनके जो थे, उनको इनने अध्ययन करवाया था। फिर इनका विशिष्ट नाम पुनर्वसु, ठीक है, पुनर्वसु एवं चंद्रभागा या चंद्रभागी भी था, है ना। फिर कुछ लोग इनकी माता का नाम चंद्रभागा और इनका नाम चंद्रभाग या चंद्रभागी मानते हैं। कुछ लोग हिमालय के चंद्रभाग शिखर तथा कोई काम का नहीं है, ये आपको इतने ही पॉइंट से काम के हैं। चलिए अब अपन देखते हैं पेज नंबर 21 पर है अग्निवेश, है ना। तो महर्षि आत्रेय से देखिए, अभी हमें इनके जहाँ जहाँ जैसे भरद्वाज के भी आपको पर्याय मिलेंगे, अग्निवेश के तो ठीक हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा भरद्वाज, तो अभी यदि आपको आगे जाके उनके पर्याय मिलते हैं तो आपको उसको यहाँ ला के नोट करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं अग्निवेश। तो अग्निवेश तंत्र नामक ग्रंथ का निर्माण किया, जिसका प्रतिसंस्कार चरक ने किया। ठीक है, फिर इसके बाद तो प्रतिसंस्कार करता कौन है, वो चरक जी हैं, है ना। ये चीज़ें भी हम आगे लिखेंगे। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमने जो पुणे का पेपर हुआ था, जो आपके इस एग्ज़ाम के मतलब जो मेन एग्ज़ाम के पहले कंडक्ट कराते हैं कुछ यूनिवर्सिटी, बस आपका टेस्ट लेने के लिए, तो उसमें हमने भी ये क्वेश्चन वो आया था कि अग्निवेश ने किस ग्रंथ की रचना की है। ओके, तो उसमें अंजन निदान नामक एक संक्षिप्त निदान ग्रंथ भी मिलता है, किसका, अग्निवेश का। ठीक है, तो अंजन निदान किसने लिखा है, अग्निवेश ने, है ना। यह अग्निवेश तंत्रकार की ही रचना है। अब हम इसे कैसे याद करना है कि जो हम अंजन बनाते हैं वो अग्नि पर तपा के ही बनाते हैं। हम जो काजल बनाते हैं वो हम पहले उसको अग्नि में ही तपाते हैं। ठीक है, तो अंजन निदान किसका है, अग्निवेश का, है ना। चलिए अब देखते हैं चरक। हाँ, हमारी जो क्लास होगी वो 45 मिनट की होगी पर डे। चलिए अब कुछ लोग अग्निवेश और चरक को एक ही मानते हैं, पर चरक संहिता के अध्ययन में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सीधा सा लिखा हुआ है कि अग्निवेश कृते चरक प्रति संस्कृते।
ठीक है। अब हाँ कि जो चरक हैं वो कुषाण वंशीय राजा कनिष्क के राज्य वैद्य थे। पातंजल योगसूत्र और पाणिनीय महाभाष्यकार पतंजलि और चरक एक ही थे। भाव प्रकाश में वर्णित क्रम के अनुसार यह विशुद्ध नामक एक ऋषि के पुत्र और भगवान अनंत के अवतार थे। ठीक है, ये किसके पुत्र थे? तो ये विशुद्ध के पुत्र थे। इनके पिताजी का नाम क्या था? विशुद्ध था। इनके पिता कौन थे? विशुद्ध थे। ठीक है। अब ठीक है कि जो चरक थे वो बहुत ही शुद्ध आत्मा वाले इंसान थे। उन्होंने बहुत भटक भटक के अपनी बुक को वो किया है, तो शुद्ध से विशुद्ध याद करना है, चरक के हैं। क्योंकि अभी जो वशिष्ठ आएंगे वो सुश्रुत के हैं, इसीलिए आपको विशुद्ध से याद करना है, चरक जी के हैं। फिर इनका नाम कपिस्थल चरक था। इनका निवास स्थान पंचनद प्रदेश में इरावती और चंद्रभागा नदियों के बीच स्थित कपिस्थल नामक ग्राम में था। ठीक है। अब आपको ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे कुषाण वंशी राजा कनिष्क के राजवैद्य थे। ठीक है। फिर पातंजलि योगसूत्र और पाणिनि महाभाष्यकार पतंजलि और चरक एक ही थे। ठीक है। अब ये वैश्वापायन शिष्य थे। ठीक है, जो वैश्वापायन जो इनके गुरु थे वो, और चरक उनके शिष्य थे। चलिए अब अपन देखते हैं पेज नंबर 22। यहाँ पे नागार्जुन के बारे में आया है। नागार्जुन तो सुश्रुत से रिलेटेड है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ कि नागार्जुन ने अपने उपांग हृदय नामक ग्रंथ में सुश्रुत का स्मरण किया है। तो नागार्जुन की जो रचना है वो क्या है? उपांग हृदय। ठीक है। अब आपको हृदय से बहुत सारे, जब क्या होता है, देखो ये हमारी एक पूरी जर्नी है ना, हमको इसमें बहुत सारी चीज़ें सिमिलर मिलती हैं, बहुत सारी। तो आपको किसी एक चीज़ पे देख के वो नहीं करना है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है। अब जैसे यहाँ पे आया, अर्जुन का हृदय बहुत सॉफ्ट था, मैंने क्योंकि उसे उपांग हृदय याद करना था। ठीक है, तो हम ऐसा याद कर लें इसको कि जो अर्जुन था ना, उसका हृदय बहुत अच्छा था। वो किसी भी कंडीशन से निकलने के लिए अलग अलग उपाय ढूंढता रहता था। आपको दोनों वर्ड याद होने चाहिए, आप एक वर्ड से नहीं चल सकते, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी रचना मिलनी है। ठीक है, तो हम नागार्जुन की क्या है? उपांग हृदय है। तो हम कैसे याद करें कि उनका हृदय बहुत अच्छा था, वो बहुत सारे उपाय से हर कंडीशन से निकल जाते थे। ठीक है। चलिए, अब चरक पतंजलि की अपेक्षा भी अत्यंत प्राचीन थे। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है कि जो किसी ने बोला था ना कि वस्तुतः पतंजलि और चरक भिन्न थे, है ना। अभी हमने पढ़ा था ना कि किसी ने बोला है कि वो एक ही थे, लेकिन इसमें ये लिखा है कि वो भिन्न थे, क्योंकि चरक और पतंजलि की अपेक्षा भी अत्यंत प्राचीन थे। ठीक है, कोई ना। चलो अब हम देखते हैं पेज नंबर 25 पर। हाँ, अब ये क्या है? आचार्य चरक पर जो रचनाएं की गई हैं उनका ये पूरा विवरण अब आपको आगे मिलेगा। ठीक है। चलिए अभी हम थोड़ी सी देख लेते हैं ये, और आपको क्या करना है, इनकी पूरा एक टेबल फॉर्म करनी है। यदि आपको पेज यहीं पर ऐड ऑन करना हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इनको अलग से लिख लें। चलो, अब भट्टार हरिश्चंद्र की कौन 6वीं सदी के थे ये, 6वीं या 7वीं शताब्दी के हैं। और इन्होंने क्या लिखी है यहाँ पर? भट्टार हरिश्चंद्र, एक सेकंड। ओके, जो भट्टार हरिश्चंद्र हैं उनकी टीका है चरक न्यास, और वो 6वीं या 7वीं शताब्दी के हैं, है ना। चलो आज एक काम करते हैं अपन, मैं इसको आपको नोट से ही पढ़ा दूंगी, ताकि ये क्या इतनी थ्योरी में लिखा हुआ है आप भी कंफ्यूज होगे, तो मैं इसको आपको नोट्स के थ्रू पूरा टेबल बनवा दूंगी। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और हाँ, आप प्लीज़ इसको जो अभी तक हमने पढ़ लिया है उसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ें, और आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप चैट के थ्रू मुझे बता दें। ओके, चलिए, थैंक यू।